तो स्वागत है आप दोस्तों आपका एक बार फिर मेरे इस यूट्यूब चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि हमने शुरू किया है राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की एक सीरीज जिसमें आपको रोज़ के रोज़ करंट अफेयर देखने को मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि कल का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए समय न गवाते हुए शुरू किया जाए। सबसे पहले आज के मुख्य समाचार 28 अप्रैल 2020 के लिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 28 अप्रैल 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला है कि नरेंद्र सिंह तोमर ने स्वामित्व योजना के बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। फिर दूसरा है नरेंद्र सिंह तोमर ने ई ग्राम स्वराज योजना प्लेटफार्म और मोबाइल ऐप के लिए SOP जारी किया ताकि पंचायत को दिए गए धन के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। इसके बाद आर्थिक करंट अफेयर्स। पहला है RBI ने म्यूचुअल फंड के लिए उनके द्वारा सामना किए गए तरलता दबाव को कम करने के लिए 50 करोड़ रुपए का विशेष तरलता सुविधा की घोषणा की है। दूसरा है इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने अपने 2020-21 के आर्थिक विकास के अनुमान को 3.6 से घटाकर 1.9% कर दिया है। अगला है कि क्रिसिल ने 2020-21 के लिए भारत के आर्थिक विकास के पूर्वानुमान को 3.5% से घटाकर 1.8% कर दिया है। फिर अगला करंट अफेयर्स है कि TCS ION ने TCO ION रोगियों का इलाज करने में कार्यरत फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए कोरोना वॉरियर्स निःशुल्क ऑनलाइन स्व प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है। अगला है कि बायोकॉन लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष किरण मजूमदार शाह को मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 2020 के शीर्ष 20 में शामिल किया गया। अब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स है कि सऊदी अरब ने नाबालिग द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। दूसरा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने OECD में अमेरिकी दूत के रूप में भारतीय अमेरिकी मनीषा सिंह को नियुक्त किया है। अब खेल कूद करंट अफेयर्स। खेल कूद करंट अफेयर्स एक ही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करप्ट अप्रोच के रिपोर्ट करने में विफल होने के लिए उमर अकमल को 3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। अब 28 अप्रैल विश्व कार्यस्थल। आज कुछ जो समाचार है उस समाचार को हम देखते हैं। सुरक्षा दिवस के दृष्टि से विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष 28 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा मनाया जाता है। इस दिवस को प्रतिवर्ष 2003 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य की ओर ध्यान आकर्षित करना है। विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की व्यावसायिक स्वास्थ्य व सुरक्षा पर वैश्विक नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर दुर्घटना तथा रोग की रोकथाम को बढ़ावा देना है। इस वर्ष विश्व कार्यस्थल स्वास्थ्य व सुरक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की 100वीं वर्षगांठ से प्रेरित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार देशों को कर्मचारियों के लिए स्वस्थ तथा सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवाना चाहिए। फिर इसका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन एक त्रिपादी संगठन है। इसमें सरकार, रोजगार प्रदाता तथा कर्मचारी श्रम मानक निश्चित करने के लिए विचार विमर्श करते हैं। 2019 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1919 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के विशेषीकृत एजेंसी है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कुल 187 सदस्य हैं। यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक निश्चित करता है तथा कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। NTPC ने हाइड्रोजन ईंधन बस और कार लॉन्च किया है।
नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने हाल ही में 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित बस और 10 इलेक्ट्रिक कारें लॉन्च की है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? इन बसों और कारों को नई दिल्ली और लेह में लॉन्च किया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए भी इसी तरह के प्रस्ताव पर कार्य किया जा रहा है। अन्य पहले एनटीपीसी सार्वजनिक परिवहन के लिए ई मोबिलिटी समाधान प्रदान करने के लिए कई ऐसी पहलों का क्रियान्वयन कर रहा है। इसमें राज्य और शहर परिवहन प्रणालियों को चार्जिंग बुनियाद ढांचा और इलेक्ट्रिक बस प्रदान करना शामिल है। एनटीपीसी ने अब तक फरीदाबाद शहर में और उसके आसपास 90 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन शुरू किए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है हाइड्रोजन ईंधन सेल क्या होता है। हाइड्रोजन ईंधन सेल हाइड्रोजन ईंधन को बिजली में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करता है। ईंधन सेल का मुख्य लाभ यह है कि उन्हें अक्सर चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब तक ईंधन उपलब्ध है वे बिजली का उत्पादन करते रहते हैं। हाइड्रोजन ईंधन सेल में हाइड्रोजन के एनोड के माध्यम से ऑक्सीजन के कैथोड के माध्यम से पारित किया जाता है। एनोड पर हाइड्रोजन अणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों में विभाजित होते हैं। इन प्रोटॉनों को इलेक्ट्रोलाइट झिल्ली से होकर गुजरना पड़ता है। यह इलेक्ट्रॉन को विद्युत प्रवाह उत्पन्न करने के लिए सर्किट में जाने के लिए बाध्य करता है। इसके बाद इसका क्या लाभ है? हाइड्रोजन ईंधन कोशिकाओं के प्रमुख लाभों में उच्च दक्षता, शून्य से कम उत्सर्जन, ईंधन लचीलापन, शांत संचालन, स्थायित्व और ऊर्जा शामिल है। इसके बाद पाकिस्तान ने एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इसका क्या है न्यूज? 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान की नौसेना ने उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है। इसका मुख्य बिंदु क्या है? इसका मुख्य बिंदु है कि इन मिसाइलों को विमान और युद्धपोत से दागा गया था। यह परीक्षण के समय में ऐसे समय में किया गया है जब भारत पाकिस्तान संबंध काफ़ी तनावपूर्ण है। इससे पहले भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया था। अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू और कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया गया था। एंटीशिप मिसाइलें क्या हैं? एंटीशिप मिसाइलें वे मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल बड़ी नावों और जहाज़ों के खिलाफ किया जाता है। हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी द्वारा पहली एंटीशिप मिसाइलें विकसित की गई थी। अगला पॉइंट है कि भारतीय एंटीशिप मिसाइलें। अगला पॉइंट है भारत के पास ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस सेकेंड और ब्रह्मोस एनजी जैसी खतरनाक एंटीशिप मिसाइलें हैं। ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। निर्भय एंटीशिप मिसाइल डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत संचालित वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा विकसित की जा रही है। इस मिसाइल का उड़ान ट्रायल किया जा रहा है। मिसाइल के पहले चरण को ठोस ईंधन और दूसरे चरण को तरल ईंधन का उपयोग किया जाएगा। मिसाइल के पहले चरण में ठोस ईंधन और दूसरे चरण में तरल ईंधन का उपयोग किया जाता है। अप्रैल 2019 तक इन मिसाइलों के 6 सफल परीक्षण हो चुके हैं। धनुष मिसाइल डीआरडीओ द्वारा निर्मित की गई थी और यह पृथ्वी 3 का सतह पर मार करने वाला संस्करण है। इसके बाद अगला करंट अफेयर्स है कि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी देश में सबसे पहले प्लाज्मा ट्रीटमेंट थेरेपी शुरू करेगी। ये कोविड-19 के लिए है। 27 अप्रैल 2020 को उत्तर प्रदेश में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी कोविड-19 के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। हाल ही में एक 58 वर्षीय मरीज को प्लाज्मा थेरेपी की पहली खुराक दी गई है। मुख्य बिंदु इसका क्या है? कि मुख्य बिंदु इसका ये है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DGCI ने हाल ही में प्लाज्मा थेरेपी के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी और ICMR द्वारा प्रस्तुत की गई थी। रिकवर हो चुके कोविड-19 रोगियों से प्लाज्मा का उपयोग करने के लिए DGCI ने मंजूरी दे दी थी। इसकी क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया को जानते हैं। इसकी प्रक्रिया एक कोविड-19 से रिकवर हो चुके मरीज वायरस के खिलाफ IgG एंटीबॉडी उत्पन्न करते हैं। इन एंटीबॉडी का मूल्यांकन रैपिड टेस्ट के माध्यम से डोनर के नमूनों से किया जाता है। डोनर से एकत्र प्लाज्मा को उन रोगियों में स्थानांतरण किया जाता है
जो वायरस के कारण गंभीर रूप से बीमार हैं। DGCI ने एक आदेश पारित किया है जिसके अनुसार 1 महीने में डोनर से 1000 मिलीलीटर से अधिक प्लाज्मा एकत्र नहीं किया जा सकता है। इसका वर्तमान परिदृश्य है कि दिल्ली, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने प्लाज्मा थेरेपी उपचार का उपयोग करना शुरू कर दिया है। हालांकि किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी उपचार में इस थेरेपी का उपयोग करने वाला पहला सरकारी अस्पताल है। अगला पॉइंट है कि भारत ने बांग्लादेश को HCQ और स्टेराइल सर्जिकल ग्लव्स की आपूर्ति की है। 27 अप्रैल 2020 को भारत ने बांग्लादेश को 1 लाख हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन HCQ टेबलेट, 50,000 स्टेराइल सर्जिकल दस्ताने व अन्य आपातकालीन चिकित्सा आपूर्ति भेजी है। मुख्य बिंदु इसका क्या है कि इससे पहले भारत ने कोविड-19 आपातकालीन फंड के तहत सहायता की पहली किस्त बांग्लादेश को 15,000 हेड कवर और 30,000 सर्जिकल मास्क प्रदान किए थे। HCQ टेबलेट और सर्जिकल दस्ताने फंड के तहत प्रदान की जाने वाली चिकित्सा आपूर्ति की दूसरी किस्त है। 15 मार्च 2020 को सार्क नेताओं के साथ बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आपातकालीन निधि बनाई गई थी। अब इसके बाद सार्क वीडियो कॉन्फ्रेंस के बाद सार्क समूह के स्वास्थ्य प्रतिनिधि और व्यापार प्रतिनिधियों ने व्यापार सुविधा के बारे में चर्चा की और 8 अप्रैल को कोविड-19 के लड़ने के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के बारे में भी चर्चा की है। एम्स की क्या भूमिका है इसमें? कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मतलब एम्स ने सार्क चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक वेबिनार आयोजित किया है। इस वेबिनार के दौरान एम्स के स्वास्थ्य पेशेवर ने कोविड-19 प्रबंधन और क्षमता निर्माण में अपने ज्ञान का साझा किया है। कोविड-19 आपातकालीन स्थिति क्या है, निधि क्या है कि इस फंड को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान देकर बनाया था। मालदीव और भूटान ने फंड की ओर क्रमशः इकाई दहाई सैकड़ा हजार दशर लाख, 2 लाख डॉलर और 1 लाख डॉलर का योगदान दिया। पाकिस्तान ने 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया था। बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल ने इसमें 1.5 मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। अब तक इसमें 21.8 मिलियन डॉलर एकत्रित हो चुके हैं। आज के करंट अफेयर्स यही समाप्त होते हैं। इस नोट्स को PDF में पाने के लिए हमारे ईमेल ID से आप संपर्क कर सकते हैं। ईमेल ID है कि 486416@gmail.com। तब तक के लिए धन्यवाद।